नमस्कार, निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज का जो टॉपिक है वह है भारत में जो स्थापत्य शैलियां विकसित हुई। विशेष करके जब मुस्लिम आक्रमण भारत में शुरू हुआ तो उसके बाद जो भारतीय शैली और इस्लामिक शैली के मिश्रण से जो इंडो स्थापत्य शैली विकसित हुई, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। चलिए एक प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि भारत में इंडो इस्लामिक शैली के तत्वों को इंगित करते हुए यह बताइए कि इस शैली ने स्थानीय स्थापत्य शैली को कैसे प्रभावित किया। देखिए, यह प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा कि भारत में इंडो इस्लामिक शैली के तत्वों को इंगित करते हुए पहले क्या करना है, इंडो इस्लामिक शैली के तत्वों को बताना है और फिर उसके बाद बताना है कि इंडो इस्लामिक शैली ने भारत के जो स्थानीय स्थापत्य की शैलियां थी उन पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है, बेसिकली यह प्रश्न आज हम जो डिस्कस करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे आगे, ये ऑलरेडी एक बार एक दूसरे फॉर्मेट में, मतलब लैंग्वेज बस चेंज करके यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी संभावना है कि पूरा जो इस्लामिक काल में जो स्थापत्य शैली रही हैं उनको लेकर के कभी हो सकता है सल्तनत स्थापत्य, कभी मुगल स्थापत्य सेपरेटली, या फिर ओवरऑल पूरा इंडो इस्लामिक शैली के रूप में यूपीएससी फिर से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी की आज हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक को और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। देखिए, भारत में हम सभी जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म था वो दुनिया में मोहम्मद साहब ने जब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करी तो वहीं से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है, हिजरी संवत की शुरुआत के साथ। और वहां से धीरे धीरे इस्लाम पहले अरब क्षेत्रों में फैला, फिर अरब क्षेत्रों के बाद स्पेन की तरफ गया, और मतलब उत्तर में स्पेन की तरफ चला गया, यूरोप की तरफ, और जब पूर्व की तरफ आया तो उसी के आसपास भारत में भी पहुंचने लगा। भारत में इस्लाम का आगमन अरब हमले के साथ आ गया, जब अरबों पर सिंध पर अरबों का हमला हुआ। हालांकि सिंध पर जब अरबों का हमला हुआ वह लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर सका, और उसके बाद भारत में इस्लामिक आक्रमण की शुरुआत जब मोहम्मद गजनवी के साथ होती है, तब भारत में 1000 ईस्वी के आसपास, उसके बाद से भारत में इस्लाम का एक स्पष्ट परिचय होता है और शेष भारत भी इस्लाम के स्वरूप से परिचित होता है। मोहम्मद गजनवी के बाद जब मोहम्मद गोरी का हमला हुआ तो उसके बाद भारत में इस्लामिक सल्तनत की स्थापना हुई, और गोरी के जो गुलाम थे ऐबक, उसने भारत में इस्लामिक सल्तनत की स्थापना की, और उसी के बाद से भारत में इस्लामिक शैली के भवन निर्माण की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो समय समय पर भारत में जो मुसलमान आते रहे, जैसे कि कभी सौदागर के रूप में, कभी व्यापारी के रूप में, कभी धर्मगुरु के रूप में, और कभी विजेता के रूप में। तो अंतिम रूप से जब वो विजेता के रूप में आते हैं तो उसके बाद भारत में व्यवस्थित इस्लामिक स्थापत्य की शुरुआत हो जाती है। वैसे इससे पहले भी जब वे सौदागर के रूप में या व्यापारी के रूप में या धर्मगुरु के रूप में आते हैं तो इसके रूप में भी दक्षिण भारत में मुख्य रूप से, विशेष करके केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में व्यापारी के रूप में आए और वहां पर बस गए। जैसे कि जो हम लोग मोपला विद्रोह पढ़ते हैं,
मुपला नरसंहार। तो मुपला के रूप में प्रारंभ में धर्म प्रचारक के तौर पर केरल में इस्लामिक आगमन हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ व्यापारी आकर के बस गए। लेकिन वहां पर व्यवस्थित रूप से स्थापत्य शैली की शुरुआत नहीं हुई। हाँ, कुछ मस्जिद जरूर बने थे। लेकिन जब भारत में विजेता के रूप में आए और उन्होंने सल्तनत की शासन की स्थापना की, तब से भारत में एक व्यवस्थित इस्लामिक शैली के भवनों के निर्माण की शुरुआत भी हो गई। अब ध्यान यह रखना है कि जब भी कोई नया आक्रमण होता है या नए क्षेत्र में कोई एक नई संस्कृति जाती है, तो नई संस्कृति अपने साथ संस्कृति के तत्वों को तो लेकर के आती ही है, लेकिन जहां जाती है वहां की परिस्थितियां भी उसे अपने संस्कृति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती हैं। जैसे जो इस्लाम का जो इस्लामिक शैली थी, भवन निर्माण की शैली थी, वो अरब के क्षेत्र में थी। अरब के क्षेत्र में जो जो मटेरियल उपलब्ध था उसी मटेरियल से वे भवन बनाते थे। लेकिन जब भारत में आए तो वैसे मटेरियल भारत में उपलब्ध नहीं थे, साथ ही भारत में कुछ नए तरीके के मटेरियल उपलब्ध थे। इसीलिए अब वो इस्लामिक शैली लेकर के आए, लेकिन उन शैली को पूर्ण रूप से अरबी शैली के रूप में कन्वर्ट करना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने भारतीय तत्वों को भी उसमें शामिल कर लिया और इसके साथ बड़े पैमाने पर पहले सिंध में, फिर उसके बाद गुजरात में और धीरे धीरे भारत के अन्य प्रदेशों में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से भारत में इस्लामिक शैली के भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है। अब यहां जो शैली वो लेकर के आए इस्लामिक शैली, उसमें सहतीरों, टोडो और खंभों के सहारे छतों का निर्माण, ये इस्लामिक शैली है। चाप, मेहराब, डॉट, तोरण, ये सब जो था ये इस्लाम के आगमन के साथ भारत में आ गया। अब ये क्या क्या होते हैं इसको अलग आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन चूंकि जब मेहराब का मतलब होता है भवन के ऊपर का एक बहुत बड़ा गेट जो बना होता है, गोलाकार गेट, उसे मेहराब कहते हैं। भवन के ऊपर गुंबद बनाने की शुरुआत भी इस्लामिक स्थापत्य के साथ हो जाती है। अब इस्लामिक स्थापत्य शैली जो थी वह बनावट में बहुत भारी थी। उनके भवन के ऊपर गुंबद रहता था, तो गुंबद होने से भवन का भार बढ़ जाता था। भारत में इससे पहले, जैसे अगर यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, भारत में जो भवन बनते थे वो ऐसे बनते थे। इसको लिंटल शैली कहा जाता है। यहां दो दीवारें हैं, उसके ऊपर एक लिंटल लगा करके और उस पर ढलाई कर दी गई, तो ये लिंटल शैली कहा जाता था। लिंटल शैली की विशेषता क्या है कि इसके ऊपर आप बहुत अधिक भार नहीं रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब इस्लामिक शैली आई तो उन्होंने क्या किया, वे जब भवन बनाते थे तो भवनों के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद बनाते थे। ठीक है। और जब गुंबद बनता था तो इस गुंबद का भार बहुत ज्यादा हो जाता था। ठीक है। तो अब गुंबद का भार बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में इसके ऊपर अगर गुंबद लगा दिया जाए तो लिंटल शैली उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी। तो इसीलिए यह आवश्यक हो गया कि जब गुंबद बनाया जा रहा है, भवन के ऊपर भारी गुंबद रखा जा रहा है, तो ये भवन की दीवारें हैं वह भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि चाप और इसीलिए इन लोगों ने ढोलदार चाप मेहराब को डिजाइन किया। मतलब उनके जो गेट बनने लगे वे भी गोलाकार गेट बनने लगे, ताकि उसका जो सेंटर पॉइंट हो, जो भवन का सेंटर पॉइंट हो, वह थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और भवन फिर गिरने से बच जाए। तो इस तरीके से भारत में इस्लामिक शैली आ गई। ठीक है। अब यहां ध्यान यह रखना है कि भारत में पहले से ही भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही थी। तो भारत में जब इस्लामिक शैली के भवन बनने की शुरुआत हुई तो प्रारंभ में भारतीयों ने उन भवनों को पसंद नहीं किया, रिजेक्ट करना शुरू किया। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरू में जब मुस्लिम आक्रांता भारत आया और उन्होंने शुरू में जो भवन बनाए हैं उनमें शुरू के भवन वो स्वतंत्र रूप से नहीं बनाए गए हैं। शुरू के भवन वो जो भी बनाए हैं वो उन्होंने किसी हिंदू स्थापत्य को, किसी भारतीय स्थापत्य को तोड़ करके और उसी के ऊपर बस अपना एक ढांचा रख दिया।
ठीक है, क्योंकि भारतीय लोग उनके भवनों को पसंद नहीं करते थे, उनके साथ स्थापत्य निर्माण में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए वे अरब शैली के भवनों को पूर्ण रूप से भारत में कन्वर्ट करने में सफल नहीं रहे। और भारत का तो इसीलिए जब नीचे वाला जो भाग होता था वह भारतीय शैली का हो जाता था और ऊपर वो मेहराब लगा देते थे तो वो इस्लामिक शैली हो गया। तो इसी शैली को एक बाध्यता के कारण ऐसी शैली विकसित हो गई और इसी को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। फिर बाद में यही शैली आगे बढ़ते गई। मुगल काल जब आया तो मुगल काल में भी यही देखा गया। उन्होंने भी बहुत सारे भवन बनाए, कुछ स्वतंत्र भवन भी बनाए, लेकिन उनके भी भवन पहले नीचे बहुत सारे जो भवन बने वो नीचे क्या थे, हिंदू मंदिर या कोई हिंदू सेंटर हुआ करता था और फिर उसको तोड़ करके ऊपर गुंबद लगा दिया गया। तो इस तरीके से आधा हिंदू भवन हो गया, आधा मुस्लिम भवन हो गया, इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडो इस्लामिक शैली के विकास में एक और बात ध्यान रखना है कि हम हिंदू क्या मानते हैं, जो हिंदू होते हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर हर रूप में और कण कण में विराजमान है। ठीक है, इसीलिए वो कण कण को ईश्वर के रूप में मानते हैं। जबकि मुस्लिम क्या मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। तो इसीलिए हम क्या है कि हम कण कण को ईश्वर का प्रतिरूप मानते हैं, तो हम कण कण में ईश्वर के जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिरूप नहीं है, मोहम्मद अल्लाह अलग है, वह मनुष्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ऊपर बैठा हुआ है, कण कण में व्याप्त नहीं है। और हम किसके सामने झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। इसीलिए हम किसी भी जीवित प्राणी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, क्योंकि जीवित प्राणी में अल्लाह नहीं है और हमें जीवित प्राणी के आगे झुकना नहीं है। इसीलिए हिंदू भवन जो बनते हैं या हिंदू स्थापत्य जो बनता है उसमें देवता को साकार रूप में, मूर्ति के रूप में दिखाया गया। लेकिन इस्लामिक शैली में कभी भी ईश्वर को मूर्ति रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया। इसीलिए उनके भवनों पर भी जो उन्होंने प्रतिकृति बनाई उसमें मानव प्रतिकृति को बनाना, किसी भी सतह पर किसी भी सजीव के रूप में किसी भी मानव प्रतिकृति को बनाना बंद कर दिया। मतलब वो किसी भी मानव या किसी भी पशु पक्षी की आकृति नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो हमेशा निर्जीव आकृति बनाएंगे, सजीव आकृति उनके भवनों पर नहीं दिखेगी। तो इसीलिए अब चूंकि अब आपको सजीव बनाना नहीं है, कोई मनुष्य की मूर्ति बनानी नहीं, तो आप क्या बनाएंगे, फिर आप कुछ ज्यामिति प्रतिरूप बनाएंगे, उस पर कुछ सुंदर सुलेख करवा देंगे, खूब सुंदर लिखवा देंगे, भवनों पे कुरान की आयतें लिखवाएंगे। तो मुस्लिम स्थापत्य शैली जो भारत में इंडो इस्लामिक शैली विकसित हुई उसमें मानव को नहीं दिखाया गया, बल्कि मानव के स्थान पर या किसी जीवित प्राणी के स्थान पर अलग तरीके के फूल पत्तियों की डिजाइनिंग की गई और खूब सुंदर अक्षरों में कुरान की आयतें लिखवाई गई। ठीक है, इस तरीके से शैली आगे बढ़ते चली गई। अब चूंकि इस्लाम अरब से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया था, तो अरब से आगे बढ़कर के सीरिया, फारसी, उसके बाद तुर्की तक पहुंचा। तो सीरिया, फारसी और तुर्की तक जब पहुंचा और उसके बाद भारत आया ईरान होते हुए, तो इसलिए सारी शैलियां जहां जहां अरब गए, जहां जहां मुस्लिम गए, वहां की स्थापत्य, लोकल स्थापत्य शैली को ग्रहण करते चले गए। और वे सारे स्थापत्य शैलियों के तत्व को लेकर के जब भारत में पहुंचे तो वे सभी मुस्लिम शैलियां, चाहे वो सीरियाई शैली हो, चाहे वो फारसी हो या फिर तुर्की हो, ये सभी शैलियां मुस्लिमों के साथ भारत आ गई। ठीक है, और इसीलिए भारतीय वास्तुकला पर इन सभी शैलियों का प्रभाव इस्लामिक आक्रमण के साथ शुरू हो गया। अब आइए जानते हैं शैलियों के प्रकार। इस्लामिक शैली के कौन कौन से प्रकार है। प्रकार का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में, भारत में भी बंगाल के क्षेत्र में एक अलग शैली विकसित हुई। बंगाल में हम सभी जानते हैं पहले से बंगाल में पाल शैली विकसित हुई थी। पाल शैली के बाद सेन शैली आई, लेकिन सेन शैली के बाद वहां पर बख्तियार खिलजी का हमला हुआ और उसके बाद वहां पर एक इंडो इस्लामिक शैली आ गई। ठीक है, तो वहां इंडो इस्लामिक शैली। गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात में भी जब इस्लाम का हमला हुआ, थोड़ा लेट हमला वहां पर गुजरात में सफल हुआ, लेकिन फिर जब गुजरात में सफल हुआ तो वहां की जो पहले से शैली चली आ रही थी, जो गुजरात की शैली थी, सोलंकी शैली, वह सोलंकी शैली के साथ उनका मिश्रण हो गया। फिर जब राजपूताना पर हमला हुआ तो राजपूताना की अपनी एक स्वतंत्र शैली विकसित हो गई थी
अब उस स्वतंत्र राजपूताना के ऊपर जब हमला हुआ तो राजपूताना के भवनों पर भी इस्लामिक शैली का प्रभाव देखा जाने लगा। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पहले से जो अलग अलग शैलियां थी उनके साथ मिलकर के इस्लाम की अलग अलग एक शैली के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। उसी को अब देखते हैं कि अलग अलग शैली कौन सी। तो पहले शैली है शाही शैली। शाही शैली का मतलब है कि दिल्ली और दिल्ली सल्तनत के आसपास जो दिल्ली के सल्तनत शासकों के प्रयास से जो भवन स्थापत्य बने उसको शाही शैली कहा गया। ठीक है। दूसरा आता है प्रांतीय शैली। दिल्ली से हट करके कुछ अन्य मुस्लिम शासक भी थे भारत में जो कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होते थे, जैसे कि मांडू के, गुजरात के शासक, बंगाल के और जौनपुर के। ठीक है। इन शासकों के साथ, जौनपुर के सरकी शासकों के साथ भी एक अलग शैली विकसित हुई। तो यह दूसरी शैली कहलाई प्रांतीय शैली। ठीक है। और बाद में एक तीसरी शैली जो कि सबसे मजबूत विकसित हुई और वह शैली रही मुगल शैली। ठीक है। मुगल शैली मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा और लाहौर इन क्षेत्र में विकसित हुई। इन क्षेत्र में जो भवन बने मुख्य रूप से मुगल शैली के बनाए गए। फिर दक्षिण भारत में भी इस्लामिक शैली विकसित हुई। दक्षिण भारत में हम जानते हैं कि जब सल्तनत शासकों ने दक्षिण भारत पर हमला किया तो सल्तनत के शासक दक्षिण भारत में बहुत अधिक सफल नहीं रहे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो। इन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया और वहां से धन लेते रहे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कोशिश किया लेकिन वे भी असफल हो गए और वहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो दक्षिण भारत के स्थापत्य पर इनका तुरंत प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दौर में मोहम्मद बिन तुगलक के ही कुछ सैनिकों ने विद्रोह करके दक्षिण भारत में एक अलग शैली की स्थापना कर दी, एक अलग राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना कर दी और वहां पर बहमनी शैली की स्थापना हो गई और उसे दक्कनी शैली या बीजापुर गोलकुंडा शैली भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में इस्लामिक शैली जो विकसित हुई, पहली शाही शैली, दूसरा कुछ प्रांतीय शैलियां, तीसरा मुगल शैली और चौथा दक्कनी शैली या बीजापुर बहमनी शैली कहा गया इसे। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में इतनी स्थापत्य की शैलियां इस्लाम के आगमन के साथ विकसित हुई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान ये रखना है कि भारत में जब ये प्रारंभ में आए तो प्रारंभ में इनका प्रभाव बड़ा सीमित था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इस्लाम का जब यहां पर शासन आ गया तो शासन आने के साथ इन्होंने स्वयं से स्थापत्य निर्माण करवाना शुरू कर दिया। राजा स्वयं जब भवन बनवाने लगा तो अब भारतीयों ने उन भवनों को देखा, क्योंकि राजा का भवन विशाल होता था, तो राजा का भवन विशाल होता था, राजकीय प्रतीक उसमें लगे होते थे, तो भारतीय भी उन भवनों की तरफ आकर्षित हुए और भारतीयों ने भी अपने जब घर बनाने शुरू किए तो उन भवनों को, उन भवन के डिजाइन को कॉपी करने का प्रयास करना शुरू किया। इस तरीके से भारतीयों में भी इस्लामिक शैली धीरे धीरे इनकलकेट अंदर होती चली गई। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि दरगाह बनने लगे, मंदिर में भी अनेक तरह के इस्लामिक शैली मंदिर संरचना में भी शामिल हो गई। हाँ, लेकिन जो इस्लाम में इस्लाम का कोर रूप था वह इंडो इस्लामिक शैली में हमेशा बना रहा। भारतीय तत्व कभी भी प्रधान नहीं हो पाए, प्रधान हमेशा इस्लामिक तत्व ही बने रहे। इनका जो बनावट होता था उस बनावट में ध्यान रखिएगा कि इनकी जो रूप सज्जा होती थी या फिर सुंदर डिजाइनिंग होता था, गचकारी होता था, प्लास्टर पर जो डिजाइनिंग की जाती थी, ये सामान्य रूप से अरबस्क शैली में डिजाइन किया जाता था। अरबस्क शैली का मतलब है कि अरब की जो शैली है जिसमें कि कुरान की जो आयतें होती हैं उनको भवनों पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। तो भारत में जब इंडो इस्लामिक शैली विकसित हुई तो उसमें भी उन भवनों पर अरबस्क ही, अरबी लिपि में ही कुरान की आयतें ही लिखी गई। ठीक है। यहां पर भी हिंदी भाषा या भारतीय भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो डिजाइन करते थे वो पत्थरों को पेंट करते थे और उन पत्थरों पर तरह तरह के फूल बनाते थे। ठीक है। ऐसे फूल जो कि भारत से बाहर हैं, जैसे ईरान के अगर कोई फूल है तो वो भी यहां इनके भवनों पे डिजाइन होकर के बनने लगे।
कुछ भवनों पर कमल उमल के फूल बनने लगे। तो ये फूल तो बनने लगे, लेकिन ध्यान ही रखना है कि इनमें कभी भी सजीव चित्रण नहीं किया गया। ठीक है। अब जब 14वीं और 16वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी, यह भारत में मुगल काल माना जाता है। तो मुगल काल जब भारत में आया सल्तनत काल के बाद, तब भारत में और व्यवस्थित स्थापत्य शैली का विकास होने लगा, क्योंकि मुगल काफी इकोनॉमिकली काफी साउंड हो गए थे, बहुत मजबूत थे, और इसीलिए उन्होंने जो भवन बनवाने शुरू किए, विशेष करके अकबर के साथ जब भवन निर्माण की शुरुआत हुई, तो उसके बाद भवनों की एक श्रृंखला विकसित हुई, एक यात्रा दिखती है। जैसे अकबर के जो भवन बने प्रारंभ में, अगर हम हुमायूं के मकबरे से शुरुआत करें तो वो लाल बलुई पत्थर से बना है, लेकिन हुमायूं के मकबरे के बाद एक और मकबरा बनता है एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, जो हुमायूं का ससुर हुआ करता था, उसमें प्रारंभिक स्तर पर थोड़ा संगमरमर का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जितने भवन बनाए हैं उसमें अधिकांश रूप से लाल बलुई पत्थर का ही प्रयोग हुआ और थोड़ा थोड़ा संगमरमर का प्रयोग होता गया। फिर उसके बाद जहांगीर के भवनों में भी संगमरमर का प्रयोग थोड़ा बढ़ा। ठीक है, लेकिन जब आते हैं शाहजहां के काल में, तो अब यहां लाल बलुई पत्थर कम होने लगा और संगमरमर का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और जो कि सबसे ज्यादा चरम रूप में कहां दिखता है? ताजमहल के रूप में दिखता है। तो मुगल स्थापत्य जो बनने शुरू हुए, वो लाल किला बना हो दिल्ली का, या फिर आगरे का लाल किला हो, या फतेहपुर सिकरी का महल हो, या फिर ताजमहल हो, या फिर औरंगजेब का औरंगाबाद का बीबी का मकबरा हो, इन सब की बनावट जो सल्तनत कालीन भवन बने थे, सल्तनत कालीन स्थापत्य बने से, उनसे विशाल भी हो गया, सुंदर भी हो गया, और उसके साथ साथ डिजाइनिंग भी मजबूत हो गई, और इनमें भारतीय तत्व भी बहुत अधिक संख्या में बढ़ गए। इस्लामिक तत्व सल्तनत काल की तुलना में घटने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां ध्यान ये रखना है कि इनमें अरबस्क, जो कि हमने चर्चा करी है, बेलबुटे का काम, सुलेखन, ये सब चीजें तो हो ही रही थी। और आगे जब 16वीं और 17वीं शताब्दी का आगे जब मुगलों का डिक्लाइन का दौर आने लगा, तो उसमें थोड़े थोड़े उनके डिजाइन और घटने लगे और कमजोर होने लगे, जो कि बीबी के मकबरे में औरंगाबाद में दिखता है। ठीक है, वह क्या है कि वह ताजमहल का ही एक कमजोर, कहेंगे कि कमजोर नकल की गई है। अब यहां देखिए आपको दो चीजें दिखाई गई हैं। पित्रादुरा का काम, ये आगरा का पित्रादुरा है। पित्रादुरा का मतलब क्या होता है कि भवनों पर बहुत सुंदर डिजाइन करना, पेंटिंग करना। अब देखिए एक भवन के ऊपर ये पेंटिंग की गई है, इसमें क्या है? ये एक फूल है, एक फूल की पत्ती है, संभवतः ये भारतीय पत्ती है, लेकिन कमल है, लेकिन इनमें आपको कहीं भी, ये आगरा का एक भवन है, उसके ऊपर पेंटिंग की गई है, सुंदर डिजाइनिंग की गई है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको कोई जीवित जीव, जीवित प्राणी नहीं दिखेगा। यह सिर्फ सुलेखन और सुंदर डिजाइनिंग की गई है। इसी को क्या कहा गया है? इसको पित्रादुरा या अरबस्क कहा गया। अरबस्क का मतलब है कि यहां पर अरबी शैली में खूब सुंदर लिख दिया गया तो अरबस्क हो गया, और अगर भवनों पर खूब सुंदर पेंटिंग की गई और उसमें हीरे मोती जड़वा दिए गए तो उसे पित्रादुरा कहा गया। तो ये मुगल काल में पित्रादुरा का प्रभाव बढ़ने लगा और अरबस्क का प्रभाव बढ़ने लगा। अब आते हैं कि भारत में इंडो इस्लामिक शैली के जो प्रमुख प्रारंभिक भवन बने और बाद में भी जो भवन बने, उनमें किले का भवन बनना एक महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दिया गया कि किले बड़े बड़े बनाए जाएं। उन किलों को ही और विशाल और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। अब इन किलों के साथ ध्यान ये रखना था कि ये किले ऐसे बने कि अभेद्य हो जाए, मतलब शत्रु का जब हमला हो तो शत्रु इन किलों को विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हो, और कोई भी इन शासक को जल्दी पराजित नहीं कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके ही जो चित्तौड़ में जो दुर्ग था, या फिर ग्वालियर का किला है, देवगिरी दौलताबाद का या गोलकुंडा का किला है, ये किले बने हैं मध्यकालीन भारत में और सल्तनत काल के और मुगल काल के दौर में बने हैं। इन किलों में कुछ हिंदू किले भी हैं, जैसे जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये हिंदू किला है, ग्वालियर का किला है ये हिंदू किला है, लेकिन दौलताबाद और गोलकुंडा का किला मुस्लिम किला है, लेकिन फिर भी इन किलों में इंडो इस्लामिक शैली दिख जाती है।
ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक फिगर दिखा रहा हूं, चित्र दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, यह है दौलताबाद का किला। ठीक है, दौलताबाद का किला आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह गेट है। ठीक है, गेट से सटा हुआ ये बहुत बड़ा ऊपर डिजाइन किया गया है ऐसे भवन को कि इसके ऊपर तोप रखा जा सके। ठीक है, यहां पर, और शत्रु अगर यहां इंटर करने का प्रयास करे तो ऊपर से भी गोलीबारी की जा सके। साथ ही इस कुछ बीच बीच में गैप जो छोड़े गए हैं, ये गैप प्रयोग किए जाते थे तीरंदाजी के लिए। यहां पर खड़े होकर के तीरंदाजी करते थे और इनके आड़ में छुप करके तीरंदाजी करते थे। कभी कभी इनके बीच में भी आपको छिद्र दिख रहे होंगे। जब शत्रु का हमला पास से होने लगता था तो इनके पीछे छुप करके उन छिद्रों से तीर चलाया जाता था। तो ये जो भवन बनाए गए हैं ये बहुत विशाल बनाए गए हैं, और साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि इसे अभेद्य बनाया जा सके। शत्रु का हमला होने के बाद भी यहां पर शत्रु इस किले को पराजित नहीं कर सके। एक और दूसरा किला है, ये देखिए, ये है ग्वालियर का किला। ठीक है, अब ग्वालियर के किले में आपको दिख रहा है ऊपर में ये जो बने हुए हैं, ये क्या है? गुंबद है। ग्वालियर के शासक हिंदू शासक हैं, लेकिन इनके किले के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। ठीक है, ये जो गुंबद है यह भारत की शैली के पहचान नहीं है, ये इस्लामिक शैली है जो कि इस्लाम के साथ भारत में आया था। लेकिन इस्लामिक शैली को भी भारतीय शासकों ने बाद में स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब जब इस्लाम की सत्ता मजबूत होने लगी, जब मुगल शासन में मुगल शासक का प्रभाव मजबूत होने लगा, तो भारतीय शासक भी मुगलों से प्रभावित हुए और उसको कॉपी करना, उनकी शैलियों को कॉपी करना शुरू कर दिया। यहां देखिए, भवनों के ऊपर भी जो बीच बीच में डिजाइनिंग की गई है, ये डिजाइनिंग भी मेहराब नुमा की गई है। ठीक है, मेहराब नुमा की गई है, इसका मतलब है कि ये भी इस्लामिक शैली का ही प्रभुत्व रखती हैं। भवन हिंदू भवन है, नीचे से इन्होंने एक विशाल पत्थर से बनवाया है, इसको हिंदू शासक द्वारा बनवाया गया है, लेकिन ये इस्लामिक भवन है, इस्लामिक शैली में बनाया गया भवन है। तो इससे पता चलता है कि जो मध्यकालीन भवन बने, चाहे वो हिंदू शासकों द्वारा बनवाए गए हों या इस्लामिक शासकों द्वारा बनवाए गए हों, इनमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया। और इसीलिए चाहे वो ग्वालियर का किला हो या चित्तौड़गढ़ का किला हो, सब में भवनों में विशालता और इस्लामिक शैली दोनों दिख रहा था। अब जैसे जो दौलताबाद का किला है, उस किले में क्या किया गया था कि शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे कि प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बनाए गए थे। टेढ़े मेढ़े ढंग प्रवेश द्वार, जो एंट्री है वो दूर दूर हो और टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने का रास्ता हो, और साथ ही बेहद मजबूत हो। ठीक है, और उन्हें हाथियों के सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं हो, इस तरीके से डिजाइन किया गया था। यहां यह भी ध्यान रखा जाता था कि एक के भीतर एक, यानी एक किला अगर आपने तोड़ दिया तो एक किला क्या है कि उनका गेट सिर्फ है, आपको लग रहा है कि किला है और वो सिर्फ गेट है, आपने अगर उसको जीत भी लिया तो भी अभी अंदर एक और किला है। तो इस तरीके से भवन डिजाइन किए गए, जो किले डिजाइन किए गए, उनको इतना मजबूत बनाने का प्रयास किया गया कि दो दो किले एक साथ, बाहर से जो दिखता था जैसे कि भूल भुलैया टाइप का, कि बाहर से जो दिखता था वो अंदर एग्जैक्टली वैसा नहीं होता था। ये सब चीजें की गई। साथ ही भवन के साथ जो किला होता था उसके साथ ऊपर से किला से सटा हुआ बहुत गहरी खाई रखी जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली में कभी गए होंगे, लाल किला में अगर घूमने गए होंगे, तो लाल किला के चारों तरफ खाई है, नहर जैसा, आज वर्तमान में उसे नहर समझा जाता है, खाई है। वो खाई किस लिए था? ताकि शत्रु जब हमला करे तो शत्रु की जो तोपें हैं या जो उनके हाथी घोड़े हैं वो किले के भवन तक नहीं पहुंच सके, किले से, इसीलिए किले से सटे हुए बहुत चौड़ी और गहरी खाई बना दी जाती थी। तो ये खाई दौलताबाद के किले में भी है, लेकिन ये खाई दौलताबाद के किले की जो खाई है वो दिल्ली से बहुत अधिक गहरी है और वहां पर सैकड़ों फुट गहरी खाई बना दी गई है ताकि शत्रु किले तक पहुंच ही नहीं सके। तो इस तरीके से इंडो स्थापत्य शैली में जो किलों का बनना शुरू हुआ, यह एक अलग तरीके का किला बनना शुरू हुआ। इससे पहले भारत में ऐसे किले नहीं बनाए जाते थे।
दूसरा है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला एक टाइम में अजेय माना जाता था। आप सभी को पता है कि ग्वालियर में इस्लामिक आक्रमण भी सफल नहीं रहा। ग्वालियर का अपना एक स्वतंत्र शासन बना रहा, और साथ ही अंग्रेजों ने भी ग्वालियर को जीत करके ग्वालियर पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों के टाइम में भी ग्वालियर एक स्वतंत्र शासन चलाता रहा अपना। ग्वालियर के जो सिंधिया शासक थे वे स्वतंत्र बने रहे। ठीक है, इसका कारण क्या था? ग्वालियर का किले का अजेय होना। मतलब किले की बनावट इतनी जबरदस्त थी कि किले को जीतना ही संभव नहीं था। वहां पर चाहे आप हाथी, घोड़े, तोप कुछ भी लेकर के जाएं, ग्वालियर के किले को पराजित करना मुश्किल होता था। अब इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि जब बाबर भारत आता है तो वह ग्वालियर के किले को देख करके भयभीत हो गया था। कहा जाता है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, और लंबे समय तक वह शक्ति का केंद्र बना रहा था भारत का, और यह सच भी है। लेकिन जब बाबर आता है तो बाबर कहता है कि मेरे लिए सबसे अगर मुश्किल कोई है जिसको कि जितना संभव नहीं है, वह है ग्वालियर का किला। क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला तो सच में बहुत मजबूत बनाया गया है, लेकिन ग्वालियर के किले की बनावट और ज्यादा भयानक थी और विशाल थी और बहुत मजबूती से डिजाइन किया गया था, ऐसे कि उसको जीतना ही संभव नहीं था। तो बाबर भी ग्वालियर के किले को अपने लिए सबसे अधिक और सबसे कठोर मानता है जीतने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने देख ही लिया ग्वालियर के इस किले को। अब आते हैं मीनारे। भारत में इंडो स्थापत्य शैली में जो भवन बनने शुरू हुए, उसमें सबसे पहला जो भवन बनने शुरू हुआ वह था मीनार। आप लोगों ने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बनना शुरू हुआ। मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने बनवाया, कुछ काम उसमें थोड़ा सा बलबन ने भी करवाया, फिर अंत में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में वो पूरा बन करके डिजाइन हो गया। तो मीनार इंडो इस्लामिक शैली में बनने वाला भारत में मुख्य भूमि, भारत में सबसे पहला स्थापत्य था। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी भारत में मीनार पाए जाते थे। आप सभी जानते हैं कि अशोक के स्तंभ पूरे भारत में मिले हैं, हर जगह फेमस हुआ करते थे। उन स्तंभों की ही एक प्रतिकृति है जो कि इस्लामिक शैली में जब उसको ढाल दिया गया तो उसे मीनार कहा गया। ठीक है, ये मीनारें भारत में इस्लामिक शैली के आगमन के साथ शुरू हुई और भारत में हर जगह लगभग ये मीनारें मुस्लिम शासन काल में बनाई गई, सर्वत्र बनाई गई। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार, दौलताबाद के किले में चांद मीनार। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या होता था? तो इनका नमाज या इबादत के लिए या अजान लगाने के लिए इसको किया जाता था। जैसे इन मीनारों पर चढ़ करके अंदर से और वहां से अजान की आवाज दी जाती थी ताकि अजान की आवाज दूर दूर तक पहुंच सके। इसके लिए संभवतः मीनार बनाना सल्तनत काल में शुरू किया गया। ठीक है, साथ ही यह क्या था? यह शक्ति का प्रतीक भी था। शक्ति का प्रतीक कैसे? कि भाई असाधारण आकाशीय ऊंचाई तक शासक बैठा है। मीनार बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे तो लोगों को लगता था कि शासक मीनार के ऊपर बैठ करके सब कुछ देख रहा है। तो यह भी भय पैदा करने के लिए विरोधियों के मन में था कि भाई तुम्हारा जो विरोधी है वो तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को देख रहा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर बैठा हुआ, इसीलिए उससे लड़ना संभव नहीं है। तो ये धर्म के लिए भी और युद्ध के लिए भी, दोनों लिए, रणनीति के लिए भी और धर्म के लिए, दोनों के लिए इसका संभवतः यूज होता था। ठीक है, जो कुतुब मीनार है, कहा जाता है कि कुतुब मीनार का, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इससे भी जोड़ा जाता है कि ये जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्होंने इनसे ही प्रेरणा लेकर के और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के उपलक्ष्य में इस मीनार की निर्माण कराने की शुरुआत की थी। हालांकि यह एक मत है, इसको लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रयास था कि अपने लिए एक इमारत बनाई जाए जिसमें कि वह अपने प्रतीक को दिखा सके।
कुछ लोग कहते हैं कि वो बख्तियार काकी के लिए बनवाया गया था। इसमें 4 मंजिलें हैं, 4 मंजिला भवन होता था और ऊपर की ओर पतला होता चला जाता था, जो आप लोगों ने देखा होगा। ये जैसे ये एक मीनार है, ये दौलताबाद का चांद मीनार है, ऐसा ही मीनार लगभग होता था। ये थोड़ा सा इसका डिजाइन जो है वह कुतुब मीनार से ज्यादा बेहतर डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये बाद में बना है। कुतुब मीनार बहुत पहले बना है। तो लेकिन मीनार ऐसे ही होते थे, नीचे थोड़े चौड़े होते थे और अंदर ऊपर की ओर जाते जाते सकरे हो जाते थे। ये अंदर से ये बहुत बड़ा भवन होता था बेसिकली। इसके अंदर घर हैं और सीढ़ियां भी हैं जिससे कि लोग ऊपर तक पहुंच पाते थे। तो ऐसे ही कुतुब मीनार भी डिजाइन किया गया था और उसमें कोशिश किया गया था कि वह नीचे से ऊपर की ओर सकरा होता जाए और बहुभुजी और वृत्ताकार रूप का मिश्रण होता था। मतलब कि वो स्टार शेप में होता था, तारे की तरह ऐसे ऐसे होता था, ठीक है। और साथ ही स्टार शेप में होता था और वृत्ताकार होता था, लेकिन ऐसे गुंबद बनाए गए, मीनारें बनाई गई, ठीक है। अब इन मीनारों में चाहे वो दिल्ली का मीनार हो या फिर दौलताबाद का मीनार हो, सभी जगह मीनारों को लाल बलुई पत्थर से ही बनाया गया है, ठीक है। लाल बलुई पत्थर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल बलुई पत्थर मजबूत पत्थर होता है। हालांकि कहीं कहीं पर इन मीनारों में संगमरमर का प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से लाल बलुई पत्थर ही इनमें डिजाइन किया जाता था। और इनके ऊपर भी फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते थे, जो कि इस्लाम की एक विशेषता थी। चांद मीनार 15वीं सदी में बनाई गई थी। यह 210 फीट ऊंची है। यह भी नीचे से ऊपर जाती है तो पतली होती जाती है, ठीक है। बाकी सारी जो विशेषताएं एक मीनार में थी, एक ईरान के स्मारक की तरह पे, वो सारी विशेषताएं इस मीनार में भी देखने को मिलती हैं। अब ये चांद मीनार का जो मैप हमने देखा था, दौलताबाद का चांद मीनार है, आप लोगों को दिख रहा होगा। सुंदर डिजाइन किया गया है। यहां पर आकर के शासक या कोई भी बाहर खड़ा होकर के और लोगों को दिखता था। तो ये ऐसे डिजाइन ही होते थे कि लोगों को पता चल सके कि हमारा शासक या हमारा जो प्रभु है वह सब कुछ देख रहा है। राजा उस पर नहीं है तो कभी उसके सैनिक हैं, कोई है, लेकिन कहीं भी आसपास कुछ भी हो रहा है तो ये हमें देख रहे हैं। साथ ही यहां से अजान दी जाती थी। तो यह धार्मिक और राजनीतिक दोनों के केंद्र के रूप में मीनारों का निर्माण शुरू किया गया, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक शैली का एक जो बेसिक परिचय था आज हम लोगों ने किया। कल से हम लोग स्वतंत्र भवनों की चर्चा करना शुरू करेंगे और 1-2-3 क्लासों में इंडो इस्लामिक शैली का संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे, जिसमें कि इस सल्तनत शैली और इस्लामिक मुगल शैली दोनों का विस्तृत अध्ययन शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न यहां पे मैंने दिया था, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ाई करी है, ठीक है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो आप लोग खुद से लिखना जरूर शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है आजकल वह बहुत ही कठिन प्रश्न होते जा रहे हैं। तो ऐसे में डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। आप लोग भी प्रयास करें कि आप अपने इस प्रश्न को लिखें और ऐसे जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं उससे अपडेट बने रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।